नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शिवांग रिता सिंह। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पंचशील सिद्धांतों के बारे में। पंचशील सिद्धांत क्या है, इसके इसको लाने के पीछे का रीजन क्या था, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हिस्ट्री में, और जानेंगे कि क्यों वॉर हुआ, क्यों आखिर जब ट्रीटी साइन हुई पीसफुल एग्जिस्टेंस का, उसके बावजूद भी भारत चाइना के बीच में वॉर हुआ। तो अगर वॉर हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो पंचशील सिद्धांत थे वो उसके फेलियर के सिग्नल्स थे। और क्या ये सच में जो है वो सक्सेस था या फिर फेलियर था, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में। तो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। जो चाइना है 1950s में वहाँ पे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्योंकि 1949 में ही कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है चाइना में, और वहाँ पे पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, यानी एक कम्युनिस्ट चाइना, वो इस्टेब्लिश होता है। और जो चाइना है इस प्रोसेस में अपनी जो बहुत सारी जो टेरिटरीज थी उन पे क्लेम करता है, जिसमें तिब्बत भी शामिल था। इसके बाद 1950s में क्या होता है कि जो पीएलए है वो तिब्बत में एंटर कर जाती है, और यहीं से जो सिचुएशन है वो काफी वर्स्ट होने शुरू हो जाती है। इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, 20वीं शताब्दी के शुरू होने से पहले ही लगभग शताब्दियों से जो है वो चिंग डायनेस्टी जो है वो चाइना पे रूल करती है। उसके बाद 1911 में जो चाइना है वो रिपब्लिक बन जाता है। वहाँ पे जो किंग थे उनको एब्डिकेट किया जाता है, वहाँ पे रेवोल्यूशन होता है जिसको कि डॉक्टर sun yat-sen जो है वो लीड करते हैं, और युआन शिकाई जो है वो लीड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो युवा सिपाही हैं खुद को किंग डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है 1916 में। 1921 में जो डॉक्टर सन्यात सेन है उनकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन डॉक्टर सन्यात सेन जो है वो केएमटी पार्टी का गठन करते हैं, जो कि एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, जिसको बाद में जाके चियांग काई शेक जो है वो लीड करते हैं। और 1920s में ही यानी 1921 में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसका भी गठन होता है। फिर धीरे धीरे जो चाइना है वो वॉरलॉर्ड एरा में चला जाता है। जो चाइना है वो काफी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। और जो जो किंग डायनेस्टी के जो जनरल्स थे उनके पास जो लैंड्स हैं उसके बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो उनके पास आ जाते हैं। उसके बाद जो केएमटी पार्टी है वो चाहती है इन सबको यूनिफाई करना, एक करना। तो धीरे धीरे उन्होंने नॉर्दर्न एक्सपीडिशन लॉन्च करते हैं वो। तो धीरे धीरे इन वॉरलॉर्ड्स को हराया जाता है, फिर इन सबको हरा के धीरे धीरे कंसोलिडेट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें बाद में जो कम्युनिस्ट हैं वो भी आते हैं। फिर धीरे धीरे कम्युनिज्म और जो केएमटी पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी थी, उनके बीच में सिविल वॉर होता है। ये 1920s में जब सिविल वॉर शुरू होता है उसका जो एंड है वो 1949 में जाके होता है उसको ही बोलते हैं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। और जो केएमटी पार्टी के जो नेशनलिस्ट थे उनका जब डिफीट होता है, जिनको लीड कर रहे थे चियांग काई शेक, वो बाद में जाके जो फार्मोसा है यानी जो ताइवान है वहां पे जाते हैं, और वहां पे जाके रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन करते हैं। तो टेक्निकली 1950s में दो चाइना हुआ करते थे, एक था पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक था रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वहीं से जो सिस्टम है वन चाइना पॉलिसी वहीं से इमर्ज होती है। तो ये काफी बैकग्राउंड है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का, क्योंकि 1949 में जब चाइना स्टैब्लिश हुआ उसके पहले 1843 के टाइम पीरियड में लगभग लगभग ऐसे ही ओपीएम वॉर होता है इंग्लैंड के साथ, यानी ब्रिटिश और चाइनीज आर्मीज के बीच में वॉर होती हैं। दो वॉर होती हैं, दोनों में डिफीट होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो फॉरेन पावर्स हैं, चाहे वो रसिया हो, फ्रांस हो, यूएसए हो, जापान हो, ये जो सारी कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। जो कई सारे पोर्ट है, पोर्ट सिटीज हैं, वहाँ पे कब्जा करते हैं, और जबरदस्ती जो है वो वहाँ के जो मार्केट्स है उसको खोलते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रेड राइट्स लेते हैं। तो जो चाइना है वो धीरे धीरे काफी कमजोर होने लगता है, और उसका जो कंट्रोल था, जो चिंग डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे जो कंट्रोल था चाइना का, क्योंकि जो भूटान है, वो नेपाल है, जितने भी रीजन थे, चाहे वो तिब्बत था या फिर बहुत सारे जो रीजन है सेंट्रल एशिया के, उनकी सॉवरेनिटी में आते थे, जहाँ पे इन्फ्लुएंस था, जो कि टैक्सेस दिया करते थे, चाहे और इस यहाँ तक कि जो वियतनाम है या फिर जो म्यांमार है वो भी डायरेक्ट सॉवरेनिटी पाते हैं किंग डायनेस्टी के। लेकिन क्या हुआ कि जब वहां पे केओस शुरू हुआ, जब वहां पे सिविल वॉर अपराइजिंग्स होनी शुरू हुई, क्योंकि बहुत सारे जो रिवोल्ट है वो एक के बाद एक चाइना में शुरू होते गए,
उसके बाद क्या हुआ कि 1911 में जब वहां पे रेवोल्यूशन हुआ, तो बहुत सारे जो टेरिटरीज थी वो अपने आप को लगभग सेमी इंडिपेंडेंस कर लेती हैं। तिब्बत जो था वो भी अपने एग्रीमेंट्स करने शुरू कर देता है ब्रिटिश इंडिया के साथ, जहां बिना किंग डायनेस्टी या फिर बिना चाइना की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी उससे परामर्श किए। तो उसी के बाद जब चाइना में आती है ये गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, वो रिजेक्ट कर देती है जितने सारे एग्रीमेंट किए थे जो जो उसके रीजन थे, चाहे वो तिब्बत हो या फिर जिंगजियांग हो या फिर और भी जो उसकी जो पहले डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे चिंग डायनेस्टी के। अब भारत का पोजीशन क्या था? यानी एक तरफ तो जो नई नई गवर्नमेंट बनी थी चीन में, और यहाँ पे इंडिया है मान लीजिए, और ये चाइना, ये तिब्बत रीजन है मान लीजिए, तिब्बत है, ये चाइना है, ये इंडिया है, ठीक है। ये भी अभी अभी जो है वो ब्रिटेन से आजाद हुई थी, ठीक। ये जो चाइना है यहाँ पे पीआरसी आई थी, यानी जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना है, कम्युनिस्ट कंट्री है जो आती है और गवर्नमेंट बनती है, और जो नेशनलिस्ट है वो भाग के ताइवान में आते हैं। और ये जो तिब्बत था जो कि सेमी इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बिहेव कर रहा था, जो ट्रीटीज हैं वो कर रहा था, ट्रेड कर रहा था कई सारे देशों के साथ। अब हम बात करेंगे इंडिया की पोजीशन के बारे में। तो जो इंडिया है उसके भी कई सारे जो ट्रेड राइट्स हैं और डिप्लोमेटिक मिशंस थे वो तिब्बत में थे। 1950s की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो इनहेरिट करता है ब्रिटिश के द्वारा ही, क्योंकि जब ब्रिटेन था इंडिया में तो उनके भी कई सारे जो वहाँ पे मिलिट्री बेसेस थे, मिलिट्री बेस नहीं कहेंगे क्योंकि जो आर्मी थी उनके छोटे छोटे जो ग्रुप्स थे वो रहा करते थे, जो जो ट्रेड रूट है उसको प्रोटेक्ट करते थे, और कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस था वो उसको भी दिखाने की कोशिश करते थे, और एक बफर जोन के रूप में था तिब्बत। तो जो अधिकार ब्रिटेन को थे, वो जब ब्रिटेन चला गया तो वो अधिकार जो है वो इंडिया को मिल जाते हैं, जिसमें ट्रेड राइट्स हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, मैंने पहले ही बताया। जब चाइना जो है वो इंटर करता है तिब्बत में, जब वो अपना जो टेरिटरी है उस पर क्लेम करता है, और जो इंडिया का जो वहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन था, जो मिलिट्री की टुकड़ी रहा करती थी, जो ट्रेड राइट्स थे उसको जब वो कहीं से भी चैलेंज नहीं करता और अपने आप को पीछे खींच लेता है, और इंडिया जो है वो तिब्बत को एज अ पार्ट ऑफ चाइना है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो ट्रेड प्रिविलेज थे और जो रिलेशन थे उसको कहीं ना कहीं से अच्छा रखने की कोशिश की गई थी नेहरू के द्वारा। ये पिक्चर है जाओ इलनाई की, जो कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे मॉडर्न चाइना के। जाओ इलनाई जो है वो चाइनीज सिविल वॉर के एक प्रोमिनेंट लीडर थे, जो कि माओ जेडोंग के साथ इनके काफी काफी अच्छे संबंध थे। और जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एस्टेब्लिश होता है तो जो कई सारी जो मेजर कंट्रीज हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वो तो बॉयकॉट कर देती हैं चाइना का, रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। वैसे जो सारी कंट्रीज हैं वो फॉर्मोसा को, यानी जो ताइवान है उसको रिकॉग्नाइज करती हैं। तो इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था चाइना को वर्ल्ड स्टेज पे इंट्रोड्यूस कराना। अब हम आते हैं जो मेन टॉपिक था उस पे, पंचशील एग्रीमेंट के बारे में। तो जो पंचशील एग्रीमेंट है वो 29 अप्रैल 1954 को साइन किया जाता है इंडिया और चाइना के बीच में। और इस एग्रीमेंट का जो ऑफिशियल नाम था वो ये था कि एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इंटरकोर्स बिटवीन तिब्बत रीजन ऑफ चाइना एंड इंडिया। तो आप देख रहे हैं यहीं पे जो इंडिया है वो रिकॉग्नाइज कर देता है चाइना के क्लेम को। ये जो एग्रीमेंट है वो साइन की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जाओ एनलाई के द्वारा। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो माओ जेडोंग थे वो बहुत बेरली ही जाया करते थे देश के बाहर, वो चाइना में ही रहा करते थे, और जो फॉरेन पॉलिसी है उसको जो जाओ एनलाई है वही देखा करते थे। तो पंचशील डॉक्ट्रिन के अंदर 5 जो प्रिंसिपल्स है उस पर सहमति बनी थी, उसको साइन किया गया था। इसमें जो पहला प्रिंसिपल था ये था कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट किया जाएगा एक दूसरे की टेरिटरी को, इंटीग्रिटी को और सॉवरेनिटी को। और जो दूसरा प्रिंसिपल था ये था कि नॉन एग्रेशन करेंगे दोनों कंट्री एक दूसरे पे। तीसरा ये था कि दोनों कंट्री जो हैं वो एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स पे जो है वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, और इक्वालिटी की बात करेंगे और म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात करेंगे। और जो पांचवा प्रिंसिपल था वो ये था कि पीसफुल कोएजिस्टेंस होगा, यानी भले ही कैसी भी आइडियोलॉजी दोनों कंट्री की हो, चाहे चाइना में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन दोनों को एग्जिस्ट करने का अधिकार है, दोनों को एग्जिस्ट करेंगी और आप आपस में कोऑपरेट भी करेंगी, अपने संबंध भी बनाएंगे, ट्रेड भी करेंगे। तो पंचशील सिद्धांत लाने के पीछे का रीजन क्या था, क्यों लाया गया पंचशील सिद्धांत? पहला जो कारण था वो जो कोल्ड वॉर में ब्लॉक्स बने थे,
यानी दो, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक बना था, एक एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक बना था, उसको अवॉइड करना। ठीक है, यानी जो चाहे वो यूएसए हो या फिर यूएसआर हो, दोनों के कैंप में न जाना या फिर खुद को इन दोनों के कैंप से इंडिपेंडेंट रखना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, जिससे जो कॉन्फ्लिक्ट है कंट्रीज के बीच में उसको कम किया जा सके। रिस्पेक्ट सॉवरेंटी, यानी जो एक दूसरे की टेरिटरी है, इंटीग्रिटी है या फिर इंडिपेंडेंस है, उसको रिस्पेक्ट करना। और जो नई नई कंट्रीज बन रही थी, क्योंकि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं बल्क में जो है वो इंडिपेंडेंस हो रही थी, मेनली जो एशियन कंट्रीज थी, अफ्रीकन कंट्रीज थी, उसमें अगर पीस लाना था, क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन थी वो जो नई नई कंट्रीज हैं उसमें स्टेबिलिटी लाने का भी बाद में काम करती हैं, और बाद में जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है उसको अडॉप्ट भी करती हैं, क्योंकि ये काफ़ी यूनिवर्सल थॉट्स थे। और जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था उसको एंड करना, यानी जो जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स थी उनके जो इंटरफेरेंस थे वो कम करना, और इंडिया और चाइना के बीच जो सहयोग था उसको बढ़ाना, जिससे एक दोस्ती जो है वो बनाई जा सके, और जो लीडरशिप है वो एशिया के अंदर ही हो, यानी जो चाइना है और इंडिया है वो दोनों जो है वो एशिया एशिया को, यानी एशिया को प्लस दुनिया को लीड करेंगे, ऐसे जो उनके एम्बिशंस थे वो थे। मोरल डिप्लोमेसी के लिए भी यही काफ़ी ज़रूरी था पंचशील सिद्धांत, क्योंकि ये जो है वो इंकरेज करता ट्रस्ट को, इक्वालिटी को और एथिकल कंडक्ट को इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप। तो इसका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस क्या है पंचशील सिद्धांतों का? तो ये जो पंचशील सिद्धांत है बाद में नॉन अलाइन मूवमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है, और जो नई नई कंट्रीज एशिया और अफ्रीका में आज़ाद हो रही थी, वो भी इस प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करती हैं अपने मसले सॉल्व करने के लिए, अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट थी उसको कम करने के लिए, तथा को एग्जिस्टेंस के लिए। और बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो 1955 में हुआ था इंडोनेशिया में, वहाँ पे भी इसको इंडोर्स किया गया, इसकी तारीफ की गई, और बाद में तो अडॉप्ट भी करने की कोशिश की गई थी। तो ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस की एक फोटो है जहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ये जो इनके इंटरप्रेटर हैं। तो वहाँ पे जो लीडर्स हुआ करते थे सबसे इंट्रोड्यूस कराते थे जाओ को, क्योंकि जाओ जो है उनको काफ़ी आइसोलेटेड किया गया था जो वर्ल्ड स्टेज है वहाँ से। तो जो नेहरू थे वो कोशिश करते हैं कि जो आइसोलेशन है उसको ख़त्म किया जाए चाइना के, और उसको इंटीग्रेट किया जाए जो एशियन अफ्रीकन कम्युनिटी है वहाँ पे। तो जो नेहरू हैं उनका एक पिवटल रोल था चाइनीज प्रीमियर झाओ एनलाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए इंटरनेशनल स्टेज पे। तो जब ये पंचशील डॉक्ट्रिन साइन होता है उसके बाद से ही जो हिंदी चीनी भाई भाई का है फ्रेज काफ़ी पॉपुलर हो जाता है इंडिया में। इसके बाद से ही 1954 और 1958 के बीच में बहुत सारे जो हाई लेवल विजिट्स हैं नेहरू के द्वारा भी और झाओ एनलाई के द्वारा भी एक दूसरे के कंट्री में की जाती हैं, और बार बार एशियन यूनिटी की बात की जा रही थी। और जो इंडिया है वो चाइना की एंट्री को यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट भी करता है। यानी 1949 में जब चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती है और जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी जो भाग के ताइवान में चली जाती है, तो यूनाइटेड नेशन में ताइवान के पास ही जो परमानेंट सीट थी, वीटो थी, वो ताइवान के पास ही था। और जो पीआरसी है उसको जो है वो यूनाइटेड नेशन में जगह नहीं दी गई थी, तो काफ़ी आइसोलेटेड था। जो यूएसए है वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करता था, जो कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो भी रिकॉग्नाइज नहीं करती थी, क्योंकि जो बहुत सारी कंट्रीज थी वो जो पीआरसी थी उसको एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट के रूप में मानती थी। वही हाल था जैसे आज तालिबान का है, तालिबान को बहुत सारी कंट्रीज रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। इसके बावजूद भी जो अक्साई चीन है और नेफा जो था वहाँ पे जो बॉर्डर को लेकर डिसएग्रीमेंट्स थे वो भी सॉल्व नहीं हुए। तो ये हैं बहुत सारी जो विजिट्स हुई थी, जो झाओ एनलाई है वो भी इंडिया में आए थे, और जो जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी कई बार जो है वो चाइना में गए थे, बहुत सारी मीटिंग्स हुआ करती थी। तो इसको एक हनीमून फेज माना जाता है भारत और चीन के संबंधों का। तो जो पंचशील सिद्धांत हैं उनको साइन किया गया था कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे, उसी टाइम पीरियड पे जब नाटो और सीएटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके थे, जिसको वेस्टर्न कंट्री जो है वो लीड किया करती थी, कम्युनिस्ट ब्लॉक बना था। और इस टाइम पीरियड पे जो चाइना है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता है, और जो चाइना है वो शुरू में तो सोवियत ब्लॉक को कोऑपरेट करता है, उसके साथ सहयोग देता है और समर्थन दिखाता है, लेकिन बाद में वो एशियन सॉलिडारिटी की बात करने लगता है, क्योंकि जो सोवियत यूनियन है उसके साथ भी कई सारी कन्फ्रंटेशन होने लगती हैं, क्योंकि जो माओ जो थे वो स्टालिन के करीब थे, लेकिन जब वहाँ पे क्रुश्चेव आते हैं, निकिता क्रुश्चेव, तो उनके साथ उनके संबंध जो है वो अच्छे नहीं हो पाते,
और कई सारी जगहों पर टकराव होने लगती है, लीडरशिप को लेके, बॉर्डर्स को लेके, पॉलिसीज को लेके, और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के रोल को लेके, और इसमें चाइना का स्टेक क्या होगा, इन सारी चीज़ों को लेके डिसएग्रीमेंट होती हैं। और जो चाइना है वो धीरे धीरे जो सोवियत ब्लॉक था उससे दूर जाने लगता है। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक ऐसा फेज आ चुका था यूएसएसआर और चाइना के बीच में, यानी जो पीआरसी थी, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, यहाँ तक की बात होने लगी थी कि न्यूक्लियर अटैक्स हो जाएंगे। न्यूक्लियर अटैक्स की पॉसिबिलिटीज मानी जा रही थी, इतने खराब संबंध हो गए थे। और जो चाइना की जो आर्मी थी, जो पीएलए थी और जो रेड आर्मी थी, उनके बीच में बहुत सारी जो कन्फ्रंटेशन है बॉर्डर्स पे वो हुआ करती थी। यही सारी जो रीजन थे वो बाद में जाके एक कारण बनता है कि जो चाइना है उसको रिकॉग्नाइज कर देता है अमेरिका, और जो मेन स्ट्रीम है उसमें चाइना को तो वापसी होती है। तो इन सारी सिचुएशन में जो पंचशील सिद्धांत था वो एक अल्टरनेटिव देता है पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स से। तो जब सब कुछ हैप्पी हैप्पी चल रहा था, पंचशील सिद्धांत भी साइन हो चुके थे, और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी दिए जा रहे थे, एक दूसरे के देशों में बायलैटरल स्टेट विजिट्स हुआ करती थी, तो क्यों जब पंचशील सिद्धांत के पंचशील एग्रीमेंट होने के 8 सालों के बीच में ही भारत और चाइना के बीच में वॉर हो जाती है, क्या कारण था? तो पहला जो कारण था वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में जो डिसएग्रीमेंट्स थे वो काफी पहले से चले आ रहे थे। जब चाइना जो है वो कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था, तिब्बत में आया चाइना, तभी से जो ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, एग्रीमेंट्स है, वो काफी बढ़ चुके थे। और जो कार्टोग्राफिक वॉर है, यानी कार्टोग्राफिक वॉर है, वो भी शुरू हो जाता है। दोनों जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के अपने अपने मैप में वो जो टेरिटरीज हैं वो अपना दिखाना शुरू करती हैं। चाहे वो भारत हो, भारत दिखाता है कि जो अक्साई चीन है, और नेफा जो है वो हमारा पार्ट है। जैसे चाइना जो मैप्स जारी करता है उस वो दिखाता है कि जो जो अक्साई चीन है वो उसका हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। इसको लेके काफी जो तनाव है बढ़ जाते हैं। तिब्बत इशू जो था वो एक भी महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि जब तिब्बत को टेक ओवर करता है चाइना तो काफी स्ट्रेटेजिक टेंशन हो जाता है भारत और चाइना के बीच में। और नेक्स्ट कारण था दलाई लामा को असाइलम देना। जो इंडिया है वो रिफ्यूज देता है दलाई लामा को। इसकी वजह से जो चाइना है वो काफी संदेह की नजर से देखता है, और जो चाइना है उसको लगता है कि जो 1959 में तिब्बत का जो अपराइजिंग हुआ उसमें है जो इंडिया है वो तिब्बत का हेल्प कर रहा है। और इंडिया जो है वो तिब्बत को चाहता है डिस्टेबलाइज करना। इससे जो है वो काफी भड़क जाता है चाइना। और अक्साई चीन का जो रोड था, जो हाईवे बना था, वो भी एक मेन रीजन था एक्सकेलेट करने का, जो संबंध थे और खराब होने का, क्योंकि भारत को पता ही नहीं चला था। और जो चाइना है वो अक्साई चीन में जिंगजियांग से और तिब्बत को लिंक करने वाला एक हाईवे बना चुका था, जो कि भारत को पहले पता ही नहीं था। और नेक्स्ट कारण था फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी जो भारत है वो धीरे धीरे अपनी जो पोस्ट है, मिलिट्री पोस्ट है, उसको बनाना शुरू कर देते हैं बॉर्डर्स पे, जिसके वजह से काफी क्लैश भी शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे क्लैश, और वही सब आगे बढ़ के धीरे धीरे एक बड़ा वॉर के रूप में ले लेता है। और चाइना जो है अल्टीमेटली अटैक कर देता है भारत पे। ये अप्रैल 1959 का एक न्यूज कटिंग है, जिसमें जो इंडिया है वो ऑनर कर रहा है गेस्ट को। दलाई लामा जो है वो इंडिया में आते हैं, भारत जो है उनको रिफ्यूज देता है, और जो चाइना है अपोज करता है। ये पेंटिंग है जवाहरलाल नेहरू और दलाई लामा। आपको ये बताना है कि ये कौन है। तो जो ये टेंशन्स राइज हुए थे उसकी वजह से जो अल्टीमेटली है 20 अक्टूबर 1962 को जो चाइना है वो इंडिया पे साइमल्टेनियसली अटैक कर देता है, लद्दाख में भी, नेफा में भी। और जो काफी हैवी फाइटिंग होती है तवांग में, सेला रेजांगला में और वोलोंग में। और जो इंडियन फोर्सेस थे उनके पास इक्विपमेंट नहीं थे, और जो कि हाई एल्टीट्यूड जो वारफेयर है वहां पे लड़ सके। इसकी वजह से जो चाइना है वो खुद ही डिक्लेयर करता है वॉर पहले, और खुद ही यूनिलेटरली सीज फायर भी कर देता है। यानी वो पहले अटैक करता है भारत पे, और बाद में जो अपनी सेना है वापस में बुला लेता है। तो जो नेवा है वहां पे तो पूरी तरीके से वो लौट जाते हैं, लेकिन अक्साई चीन में जो जहाँ पे वो आए थे वहां पे वो अपनी जो पोस्ट है उसको आज तक नहीं छोड़ा, और जो उनका रीजन था वो अक्साई चीन पे वो कब्जा कर लेते हैं। तो इस वॉर के कारण का इंडिया जो है उसको साइकोलॉजिकली और मिलिटरली सेटबैक लगा। जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णा मेनन, वो भी रिजिग्नेशन दे देते हैं। इंडिया जो है वो धीरे धीरे अपनी मिलिटराइजेशन जो है उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाता है।
और इंडिया और चाइना के बीच में जो लॉन्ग टर्म मिस्ट्रस्ट पैदा होता है उसका कारण भी 1962 का वॉर है। और ये जो एलएसी का टेंशन आज देखते हैं हम, उसका भी मेन रीजन जो है वो 1960 का वॉर ही है। और इसी वॉर के कारण जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसका भी जन्म होता है। तो पंचशील सिद्धांत के फेल होने के पीछे का कारण क्या था? इतने अच्छे अच्छे आइडियाज थे इसमें, लोफ्टी आइडियाज थे कि जो एक कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगी, रिस्पेक्ट करेंगी और को एग्जिस्टेंस करेंगी, अग्रेशन नहीं दिखाएंगी। इतने अच्छे अच्छे आइडियल्स होने के बावजूद भी जो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उसको मानते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन था। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें लैक ऑफ इन्फोर्समेंट था। क्योंकि जो पंचशील सिद्धांत थे वो एक मोरल कोड थे, ना कि लीगली बाइंडिंग ट्रीटीज, जिसकी वजह से जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने में ये फेल हो गए। इसलिए जो इनका मैकेनिज्म था वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। और एक रीजन था आइडियलिज्म बनाम रियल पॉलिटिक्स। इंडिया जो था वो मोरल डिप्लोमेसी पे बिलीव करता था, और जो चाइना था वो एक पावर बेस्ड अप्रोच को अपनाता था। और जो चाइना है वो अक्साई चीन में 1950s में ही बिना इंडिया के कंसेंट के हाईवे बना लेता है। तो ये कहीं ना कहीं से जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी उसका वायलेशन था। तो जो चाइना है वो अपनी तरफ से ही इस ट्रीटी को पहले तोड़ देता है। पंचशील सिद्धांतों के फेल होने के पीछे एक और कारण था तिब्बत और दलाई लामा। जब इंडिया ने असाइलम दिया दलाई लामा को 1959 में, उसके बाद जो चाइना था वो इसको मान रहा था कि ये इंटरफेरेंस है, जो इंडिया है वो चाइना के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। वहीं से जो नॉन इंटरफेरेंस की जो एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल था पंचशील सिद्धांतों का, उसको जो चाइना है वो ब्रीच मानता है कि जो इंडिया है वो ब्रीच किया है। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ चाइना है वो वायलेट कर रहा है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, और चाइना जो है दूसरी तरफ कह रहा है कि नॉन इंटरफेरेंस का जो प्रिंसिपल है उसको आप वायलेट कर रहे हैं। यानी ट्रीटी में तो अच्छी अच्छी बातें की गई थी, लेकिन इनका जो इन्फोर्समेंट है, इसको अच्छे से पालन करना, वो नहीं किया गया। सब तो यहीं से प्रिंसिपल जो है उसको फेल हो जाता है पूरी तरीके से। और जो 1962 का सीनो इंडियन वॉर होता है वो कहीं ना कहीं से जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा था उसको सैटर्ड कर देता है। और ये प्रूव कर देता है कि मोरल प्रिंसिपल जो है वो किसी भी मिलिट्री अग्रेशन को रोक नहीं सकते। अब क्या होता है कि जब ये बफर खत्म होता है तो जो चाइना है उसका बॉर्डर डायरेक्ट भारत के साथ आ जाता है। इसकी वजह से जो अ, भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है वो तो ऐसा लग रहा था कि मैटर ऑफ टाइम है। क्योंकि 1949 में जब चाइना आता है सत्ता में तभी से जो है वो क्लेम करना शुरू कर देता है टेरिटरीज पे। यानी जो भारत और तिब्बत के बीच में बॉर्डर्स बने थे उनको भी वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो जो ट्रीटी साइन की गई थी, एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसमें कहीं से भी जो बॉर्डर है उसका क्वेश्चन नहीं लाया गया था। और इसी टाइम पीरियड में जब ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इंडिया जो है वो एज्यूम कर लेता है कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे वो सेटल हो चुके हैं। और चाइना जो है इसका फायदा उठाता है। जो डिस्प्यूटेड एरियाज थे वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है, चाहे वो हाईवे हो, मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, वो सब शुरू कर देता है। तो कहीं ना कहीं से भारत की विदेश नीति जो थी, भारत की जो दूरदर्शिता थी, उसकी फेलियर था। इस एग्रीमेंट ने वॉर नहीं रुकवाई, इसका फेलियर माना जाता है। इसके बावजूद भी इसको ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक सक्सेस माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो पंचशील सिद्धांत थे वो उसको फाउंडेशन माना जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल जो आइडिया है, जो साइकोलॉजिकल कोर है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, वो उसको प्रोवाइड करता है। और जो नई नई इंडिपेंडेंट कंट्री हुई थी वो भी जो अपनी सोवरेंटी है कोल्ड वॉर में उसको मेंटेन रख पाए। और जो यूएन है, जो यूएन की जनरल असेंबली है, वो भी 1957 में रिजोल्यूशन लाती है। जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पे भी जो ये प्रिंसिपल्स थे, 5 प्रिंसिपल्स, इनको एक्सेप्ट किया जाता है और इनको एक मॉडल के रूप में माना जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। और जो पंचशील सिद्धांत थे वो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर व्यू भी देते हैं, जिसमें बात की गई थी मल्टीपोलैरिटी की। जो आज बात होती है, जो जो प्रीमिकॉ डॉक्ट्रिन में बात की गई थी मल्टीपोलैरिटी की, जो आज भी यूएस की हेजेमनी को तोड़ने के लिए मल्टीपोलैरिटी की बात की जाती है, वो उस टाइम पीरियड में की गई थी। क्योंकि जब पावर ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही थी, यानी जो यूएसए है और यूएसएसआर है अपने अपने ब्लॉक को स्ट्रेंथ करने, मजबूत करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिशें कर रहे थे। उसी टाइम पीरियड में ये जो पंचशील सिद्धांत है वो एडवोकेट करता है मल्टीपोलैरिटी की, और दोनों से अलग होने की बात करता है।
अब हम देखेंगे कि जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी 1962 के बाद वो क्या रही। तो जब 1962 के वॉर के बाद जो नेहरू का विश्वास था आइडियलिज्म में, एशियन सोलिडरिटी में, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब वो आइडियलिज्म से स्ट्रेटेजिक रियलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, और नाइन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है वो तो कंटिन्यू होती है ऑफिशियली, लेकिन जो इंडिया है उसका जो फोकस होता है नेशनल सिक्योरिटी पे अधिक होता है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे अधिक होता है। इंडिया का जो डिफेंस बजट था उसको भी बढ़ाया जाता है। और जो इंडिया है, नेहरू जो है वो भले ही नॉन अलाइनमेंट की बातें कर रहे थे, लेकिन वो जब चाइना अटैक करता है भारत पे, वो यूएस से और यूनाइटेड किंगडम से सपोर्ट मांगते हैं, मिलिट्री एड मांगते हैं, जिसकी वजह से इस टाइम पीरियड में जब वॉर की सिचुएशन बनी थी कम्युनिस्ट चाइना से, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए जो वेस्ट था उसके साथ जो भारत के संबंध थे वो काफ़ी अच्छे हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो भारत है वो वेस्टर्न मिलिट्री अलायंसेस में या फिर नाटो में शामिल नहीं होता है। और जो सोवियत यूनियन है वो वॉर पीरियड पे काफ़ी न्यूट्रल अपने आप को रखता है। लेकिन बाद में जो है जो यूएसएसआर है वो जो डिफेंस कॉपरेशन था इंडिया के साथ बढ़ाता है, और बहुत सारे जो मिग एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी डील भी होती है दोनों कंट्रीज के बीच में। और जो मैंने पहले ही बताया कि जो सोवियत सीनो स्प्लिट था वो कहीं न कहीं से इंडिया और जो यूएसएसआर के बीच के जो संबंध थे उसको बेनिफिट करता है। चाइना जो है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थ्रेट के रूप में देखा जाता है आफ्टर 1962, और 1962 के वॉर के बाद जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो काफ़ी कॉशियस और सिक्योरिटी ओरिएंटेड बन जाती है। धन्यवाद।